हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैप्टर जो आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटी है उसे कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर, अगर मैं कहूँ आपके पूरे सिलेबस में अगर आप जो है आसान चैप्टर निकालें तो उस लिस्ट में सबसे पहला यही चैप्टर होगा जो कि आसान है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बेसिकली एडवांस अकाउंट का कोर्स तो आपका इतना आसान रखा है। ठीक है, एज़ कंपेयर हर एक सब्जेक्ट की कंपैरिजन में आपका आई थिंक एडवांस अकाउंट का जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको जो है इंटरेस्टिंग बातें लगती है और चैप्टर भी काफ़ी सारे आसान रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सब सारे चैप्टर वैसे आसान ही है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा आसान मैं कहूँ एनबीएफसी। कॉन्सेप्ट में भी सबसे छोटा चैप्टर, प्लस क्वेश्चन के आंसर लिखने में भी सबसे छोटा चैप्टर। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मार्क्स कवर हो जाते हैं। काफ़ी आसान सा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं एनबीएफ से आपके साथ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आपके लिए जनरल नॉलेज टाइप है। अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनता जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। सबसे पहले तो नॉन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इनका क्या काम होता है, वगैरह वगैरह सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप समझ के इसे छोड़ दीजिए। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दो तरीके की कंपनी होती है बेसिकली। यहाँ पे अगर बैंकिंग की बात करें, एक बैंकिंग कंपनी, एक नॉन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में डाले गए हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और आपकी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब सबसे पहले दोनों का मतलब समझते हैं। बैंकिंग कंपनी को तो मैं बैंकिंग जो आपके चैप्टर है वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है कि ये वो कंपनी है जो परमिसिबल नहीं है, एक तरीके से बैंक की तरह वर्क करने के लिए परमिसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है यहाँ पे काम करती है फाइनेंस का। ठीक है, ये बैंक की तरह काम नहीं कर सकती। अब बैंक की तरह काम नहीं कर सकती मतलब देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी होती है वो फाइनेंस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक जो काम कर सकता है, मैं कहूँ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, उसे फिर आप उस पे जो है इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, वो वगैरह काम जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कर सकती। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कर सकती है। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, देखिए यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है सबसे पहले तो भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जो कि बैंकिंग कंपनी करती है। आपके पास अकाउंट ओपन होगा, आप अकाउंट डिपॉजिट भी करवा रहे होगे अमाउंट। ठीक है, बैंक में, तो ये आपको पता ही है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मेन पर्पस होता है फाइनेंस का, वो डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो अलाउेबल नहीं होता। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आता है कि जो नॉन बैंकिंग कंपनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, जबकि बैंकिंग कंपनी में पेमेंट का आपका जो है सेटलमेंट सिस्टम वगैरह होता है। सीधी सी बात है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि पेमेंट वगैरह करना, सेटलमेंट करना, वो काम जो है एनबीएफसी कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, एनबीएफसी को कोई अलाउंस आपको अलाउेबल नहीं करा गया है। अगर आपको ये सारे काम करना है तो आपको बैंकिंग कंपनी बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो है परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, आपको बैंकिंग एक्ट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती। इवन एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली वो आपको चेक वगैरह आपको नहीं दे सकते। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं रख सकती। ठीक है, तो चेक वगैरह कहाँ से देके, ठीक है ना, चेक वगैरह कहाँ से देंगे। चेक का मतलब क्या होता है, आप किसी को चेक देते हैं, आपके अकाउंट में से वो पैसे काट लेगा। भाई अकाउंट ही नहीं ओपन कर सकते यहाँ पे तो एनबीएफसी में, डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, तो आप चेक भी इशू नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख से कैन नॉट इशू चेक। ठीक है, जबकि बैंकिंग में ये आपको फैसिलिटी मिलती है और आप यूज़ भी करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो बड़ा ही जनरल पॉइंट है, कहता है कि आप डिपॉजिट इंश्योरेंस जो आप फैसिलिटी देती है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि कई बार जो है हम ट्रांजेक्शन होते हैं दो पर्सन के बीच में। ठीक है, दो पर्सन के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि इन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता।
तो जो गुड्स दे रहा है, ठीक है, वो क्रेडिट पे दे रहा है, वो सामने वाला क्रेडिट पे मांग रहा है, बोल रहा है कि भाई 1 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे, ठीक है, 1 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ये समझाऊँ तो यहाँ पे 2 पर्सन है, देखो ये 2 पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 पर्सन है। एक कह रहा है कि भाई गुड्स मुझे क्रेडिट पे दे दे, 1 मंथ के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, ये गुड्स देने वाला है, ठीक है। लेकिन गुड्स देने से पहले इस भाई साहब ने क्या कहा कि भाई मुझे तो गारंटी चाहिए, मैं थोड़ी ना तुझे अच्छे से जानता हूँ, मुझे क्या पता तू 1 मंथ बाद पेमेंट नहीं किया तो इस भाई साहब ने कहा कि भाई तुझे चाहिए क्या, बोल तू बोल। तो इन्होंने कहा कि मैं गुड्स तो दे दूंगा तुझे, गुड्स तो मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन मुझे एक गारंटी चाहिए, तू बैंक से गारंटी दिलवा दे, तेरी बैंक से मुझे गारंटी दिलवा दे कि भाई 1 मंथ बाद अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो बैंक से मैं पेमेंट ले लूँगा। तो इस तरीके की कई बार जो है आप अपनी बैंक में जाते हैं और फिर गारंटी दिलवाते हैं, बैंक भी ऐसे ही गारंटी नहीं देता, ठीक है, बैंक के पास आपको जो है सिक्योरिटी जो है देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो आपको फॉलो करके फिर बैंक जो है वो इनको गारंटी देगा कि भाई हम गारंटी लेते हैं, अगर इसने 1 मंथ बाद पेमेंट नहीं किया तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो बैंक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है एनबीएफसी नहीं दे सकता, ठीक है, ऑब्वियसली ये अकाउंट ओपन नहीं करता है, ये आपके पास में जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अलाउेबल नहीं है। लेकिन बैंक तो ये फैसिलिटी देता ही है और काफ़ी सारे पर्सन जो है इस फैसिलिटी को यूज़ करते भी है। हो सकता है आपने भी किया हो, ठीक है, आपने भी किया हो, आपने से मेरा मतलब है आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस जो भी चला रहे हैं, तो उस केस में आपने किया हो यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है कि भाई एनबीएफसी जो है ऑलमोस्ट मैं कहूँ कुछ भी नहीं कर सकती बैंक की तरह, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस काम करती है बस, और कोई यहाँ पे चीज़ें जो बैंक को फैसिलिटी मिलती है वो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स दे रखे हैं कि कितनी कितनी तरह की यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि भाई आपका जो है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल हाउसिंग कंपनी, ठीक है, ये नाम सुने होंगे आपने, आई थिंक ये हाउसिंग कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी एनबीएफसी इस तरीके की कंपनी है, ठीक है, ये सारे नाम पढ़े होंगे। तो ये एक बार आप नाम पढ़ लीजिए, बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट नहीं बनता, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट बनता है वो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनबीएफसी से रिलेटेड दी गई है। अब मैं आता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिंपली मैं आपको जो है अपनी बुक में दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपकी आईसीएम मॉड्यूल में, वहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं तो ठीक है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा ही, और जिसके नोट्स आपको बनाने चाहिए और जिसके पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ वो आपको पता ही है, ठीक है जी। चलिए, तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसी चैप्टर के अंदर काफ़ी कम कॉन्सेप्ट जो है डाले गए, मतलब कि आपके जो है बहुत छोटा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर। पहला पूछा जाता है आपको कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है और पूछता है कि मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है और पूछता है कि नेट ऑन फंड निकालिए, ठीक है। एनबीएफसी की इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है, फ्री रिजर्व कितना है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देता है और लास्ट में पूछता है कि भाई नेट ऑन फंड निकालिए। अब नेट ऑन फंड कैसे निकालते हैं, तो देखिए वही चीज़ हम सीखने वाले हैं, नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। तो आइए नेट ऑन फंड कैसे निकलता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर को इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ही छोटा और सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर, ठीक है। नेट ऑन फंड कैसे निकलेगा, अब देखिए नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड में आपको क्या करना है भाई, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो भी कंपनी है, ठीक है, नाम वगैरह है,
तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के सबसे पहले आप एक काम करिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी मैं एग्जैक्ट कहूँ तो पेड अप इक्विटी शेयर कितनी है वो लीजिए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। एक मिनट ज़रा, ये लीजिए पेड अप इक्विटी शेयर कितनी है, सबसे पहले वो देख लीजिए। जो भी आपका अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट लिखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चीज़ लिखिए, प्लस ऐड करिए इसमें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो आपकी कन्वर्टिबल है वही चीज़, ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल, यहाँ पे लिखूँ कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें, क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है फ्री रिजर्व, जितने भी फ्री रिजर्व आप पता चल चुका होगा, ठीक है। हम बाईबैक करके आ रहे, फ्री रिजर्व का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। क्या मतलब है फिर से एक बार बता दूँ, रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व का मतलब होता है जो आप फ्रीली हर जगह यूज़ कर सकते हैं, डिविडेंड बांट सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ है आपके फ्री रिजर्व में। क्या क्या चीज़ें आती है फ्री रिजर्व में, यहीं पे आपको जो है मैं लिखवा दूँ। वैसे यहाँ पे लिखवाना नहीं होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पक्का पता है, पक्का, कि आप भूल चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्री रिजर्व में यहाँ पे आपको सबसे पहले जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व ये आ जाता है, ठीक है। सेकंड नाम कहूँ PNL, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्लस एक और चीज़ यहाँ पे आएगी। दो नाम तो आपको वैसे भी पता है, और बाईबैक मेरे साथ पढ़ के आ रहे तो तीसरा नाम भी आपको पता है, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लेना है फ्री रिजर्व की तरह, ठीक है। याद रहे NBFC में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम को लेना है। जब रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप चैप्टर पढ़ते थे अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ऐसा फ्री रिजर्व नहीं था, और वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता है, आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं एज पर रूल। लेकिन यहाँ पे आपको जो है फ्री रिजर्व के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ले लेना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। तो जिन स्टूडेंट को ये पहले से याद था उन्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाए वो कंपलसरी ये तीन चीज़ लिख ले, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करिए और ये तीन चीज़ लिखिए ताकि मैं जो है स्क्रीन को छोटा कर दूँ, ठीक है। चलिए, फ्री रिजर्व आपने ले लिया, और फ्री रिजर्व में क्या क्या चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आपको जो है और एक चीज़ ऐड करनी है, क्या, कैपिटल रिजर्व। जी हाँ, कैपिटल रिजर्व भी ऐड करना है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कैपिटल रिजर्व में कई बार क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या कहा मैंने, रिवैल्यूएशन रिजर्व एडेड है, तो आपको उसे नहीं लेना है, ठीक है। उसे नहीं लेना, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड कर देना और फिर यहाँ पे उसे ऐड कर देना, ठीक है। अब इसमें से दो तीन चीज़ें माइनस करनी। एक तो आपका लॉसेस, अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, ठीक है, तो लॉसेस को आप माइनस कर देना, ठीक है, लॉसेस। और दूसरा एक और चीज़ माइनस कर देना, लॉस को माइनस कर देना, और दूसरी एक और चीज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप माइनस कर देना, क्लियर।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे सर क्या नेट ऑन फंड मिलेगा? तो आंसर इज नो। इससे आपको ऑन फंड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑन फंड। ठीक है। अब सर ये तो ऑन फंड मिला, नेट ऑन फंड निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में नेट ऑन फंड पूछा जाता है आपको। ठीक है। तो नेट ऑन फंड जो है वो ऑन फंड में से ही निकलता है। आपको सिंपली इसमें से अब यहाँ पे माइनस कर देना है। क्या चीज़ माइनस करनी है? ध्यान से देखिए। आपको माइनस करना है, आपको जो है टोटल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन होगा। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट चाहे वो आपने शेयर्स में किया है, मतलब कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, कहीं पे भी टोटल इन्वेस्टमेंट लेना है। देखिए यहाँ पे मैं कहूँ आपको 10% लेना है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं कह दूँ 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी 10% नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट ही लेना है। एक मिनट ज़रा, आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लेना है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट में से आपको 10% ऑफ ये वाला ऑन फंड, ठीक है, 10% ऑफ ऑन फंड माइनस कर देना है। ऑन फंड माइनस कर देना है। ये चीज़ जो आपकी निकल के आई वो सीधे सीधे ऑन फंड में से लेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ को माइनस कर देना है। ठीक है। अब जो आंसर निकल के आया वो आपका क्या निकल के आएगा? सिंपली वो निकल के आएगा आपका नेट ऑन फंड। ठीक है। नेट ऑन फंड। अब सर आपने कहा था ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये फॉर्मेट देखने के बाद तो अब हमें ये लग रहा है कि ये सबसे हार्ड चैप्टर होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट तो देखिए किस तरीके से समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तब आएगा जब आप इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है। फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करिए, इसे समझाऊंगा मैं इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है। आइए सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ना है कि भाई कैसे पढ़ना है। भाई पेड अप शेयर कैपिटल, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है, उसमें क्या ऐड करना है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऐड करना है, फ्री रिजर्व ऐड करना है। लेकिन फ्री रिजर्व में क्या क्या चीज़ है सर? फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। इसमें और एक चीज़ ऐड करना है, कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिजर्व में क्या नहीं लेना सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना। फिर आप जो है दो चीज़ें माइनस करना है। एक लॉसेस माइनस कर देना अगर क्वेश्चन में है तो, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देना अगर क्वेश्चन में है तो। इससे क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा ऑन फंड। ठीक है। और ऑन फंड में से आप जो है एक चीज़ माइनस करेंगे, क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से 10% ऑफ ऑन फंड निकाल के जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है। आइए अब मेरे साथ इलस्ट्रेशन पे आइए। अब आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, यहीं पे आपको समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको लिखवा क्या करूँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है ऑन फंड निकालिए। नेट ऑन फंड नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ ऑन फंड पूछा। तो बताइए ऑन फंड का फॉर्मूला। वैसे तो आपको जो है बड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ऑन फंड हमें याद करना होगा कि कैसे निकलता है। पूरे का पूरा आपको जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ में। ठीक है। बताइए ऑन फंड का क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मेट था भाई? सबसे पहले तो आप एक काम करिए, पेड अप इक्विटी ले लीजिए। ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है। पेड अप इक्विटी कैपिटल, इसमें ऐड करना कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर क्वेश्चन में है तो लेना है, वरना इग्नोर करना है। ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, इसमें आप ऐड करना जो आपका फ्री रिजर्व है। ठीक है। इसमें आप ऐड करना कैपिटल रिजर्व, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। इसमें से आप दो चीज़ें माइनस करना, एक लॉसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये सिंपली आप करेंगे तो आपको ऑन फंड मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है। और वही तो आपको पूछा है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ निकल जाएगी ऑन फंड। ठीक है। ऑन फंड। ठीक है। कितना आसान फॉर्मेट है। अब बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पेड अप आपको शेयर कैपिटल दे रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे रहा है तो सिंपल बात है कि वो इक्विटी ही होगा। ठीक है। मान के चलते हैं तो ₹150 आपको पेड अप दे रखा है।
150 ये लाख रुपीज़ है, लैक्स, ठीक है। इसके बाद कहता है फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व मतलब कि यहाँ पे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर नहीं किया, यहाँ पे फ्री रिजर्व है ₹250, तो वो ऐड कर दिया 250 लाख रुपीज़। इसके बाद कहता है कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, अच्छा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ₹50 का लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 50 लाख रुपीज़। इसके बाद कहता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, बताइए रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना है सर? नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व होता तो ले लेते, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, कैंसिल, ठीक है। तो और कोई चीज़ें नहीं है, और कोई चीज़ें नहीं है तो इग्नोर करिए। कहाँ गया कैलकुलेटर मेरा? चलिए टोटल बताइए मुझे कितना आ रहा है इसमें, 150 प्लस 50 प्लस 250, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 450, ये लाख रुपीज़ में है, ठीक है, ऊपर लाख मैंने बता दिया आपको, तो ये आपका आंसर, काम ख़त्म, ठीक है। लीजिए, सबसे ज़्यादा आसान चैप्टरों में से एक, बताइए इसमें क्या मतलब कि कौन सी चीज़ जो है आपको हार्ड लगी? अगर फॉर्मेट पता है तो कोई चीज़ आपके लिए हार्ड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लो जी 450, यहाँ पे भी देख लो, आंसर इज़ 450 लाख रुपीज़, काम ख़त्म। अब ऐसा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और काम ख़त्म आपके पास में, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। कहता है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तो पता चल गया कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्वेश्चन डाला हुआ है। आगे पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि पूछा क्या है। तो कहता है लीज आउट असेट आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कहता है कि भाई सब्सिडरी कंपनी में आपका जो है शेयर्स में डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट रखा है, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट रखा है। इसके बाद कहता है कैश एंड बैंक बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास में, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व आपके पास में, लोन और डिपॉजिट दे रखा है। पूछता है कि भाई नेट ऑन फंड निकालिए, ठीक है, ऑफ दी आपके पास में टी एफ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नाम आपको दे रखा है। कहता है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, और आपके पास में नेट ऑन फंड पूछा है। नेट ऑन फंड का तभी आप निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मेट याद है। जल्दी से इलस्ट्रेशन क्या मैं आपको जो है एक पेज लेके समझा दूँ, एक पेज लेके समझा दूँ आपको। लो जी आपके सामने यहाँ पे पेज आ चुका है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लिखवा के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होगे, ठीक है, आप भी मेरे साथ इसे सोल्व कर रहे होगे और आपको अच्छा लगे। आपके सामने वीडियो चल रहा है, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में नोटबुक है, आप खुद सोल्व कर रहे हो और मेरे साथ यहाँ पे देखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में पूछा है कि नेट ऑन फंड निकालिए, नेट ऑन फंड निकालिए, ठीक है। तो चलिए पूरे का पूरा फॉर्मेट आपको अगर याद है तो सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। आइए तो बताइए, सबसे पहले पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है, ओके। पेड अप इक्विटी कैपिटल, इसे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने में अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड क्या करना है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलो नहीं है, आप अलो नहीं करेंगे, ठीक है, उसके मार्क्स कट जाएंगे आपके पास में। इसके बाद आपको फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लेना, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है तो ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैपिटल रिजर्व लेना है, लेकिन कैपिटल रिजर्व में क्या नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो नहीं लेना, अगर है तो एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। और लॉसेस माइनस कर देना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और क्वेश्चन में अगर आपको एक्सपेंडिचर, जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो वो भी माइनस कर देना। ये चीज़ करने से आपको क्या मिलेगा, क्या नेट ऑन फंड मिल जाएगा? नहीं, आपको ये चीज़ करने से क्या मिलेगा, ये चीज़ आपको करने से ऑन फंड मिलेगा, ऑन फंड, ठीक है, ऑन फंड।
तो नेट ऑन फंड कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, ऑन फंड निकाल लिया, अब आपके सामने नेट ऑन फंड भी आ जाएगा। कहता है कि आप इसमें से एक और चीज़ माइनस करना, क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो निकाल लेना, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देना 10% ऑफ ऑन फंड। ठीक है, 10% ऑफ ऑन फंड, ये जो आंसर निकल के आया, ये चीज़ आप ऑन फंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ को आप जो है ऑन फंड में से माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आया आप यहाँ पे माइनस करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा नेट ऑन फंड। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए, अब फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। बताइए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, कितने का है? 100 इन करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कि यहाँ पे अमाउंट जो लिखा जा रहा है वो इन करोड़ से, ठीक है, रुपीज़। ठीक है, चलिए ये लिख दिया हमने। अब सिंपली इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 100 करोड़ आपको दे रखा है, तो 100 करोड़। ठीक है, इसके बाद बताइए, फ्री रिजर्व आपके पास में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ठीक है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको नहीं गिवन है, तो डैश। इसके बाद फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व गिवन है, हाँ जी, फ्री रिजर्व गिवन है 500। ओके, फ्री रिजर्व 500। इसी के साथ क्वेश्चन में देख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम कई बार अलग से देते हैं, तो फ्री रिजर्व तो ले लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं गिवन है ना, तो इसमें ऐड कर देते। नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं गिवन है। कैपिटल रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो डैश। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास में लॉसेस कोई गिवन है, किसी भी तरीके का लॉस, लॉस नहीं गिवन है। ठीक है, लॉस नहीं है, तो लॉस में भी आपके पास में डैश। ठीक है, इसे थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ओके। इसके बाद बताइए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, हाँ जी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास में है, कितना है? 200। ठीक है, तो 200 हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो 200 माइनस करना है। ठीक है, इससे ऑन फंड मिल जाएगा, जल्दी से बताएंगे ऑन फंड कितना आ रहा है? 500 प्लस 100 माइनस आपके पास में 200, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 400 करोड़। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है? टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जहाँ पे भी शेयर्स है, आपके डिबेंचर्स है, लोन है, बॉन्ड्स है, जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कर लेना। तो कहता है इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, एक तो हमने सब्सिडरी के शेयर्स में किया है इन्वेस्टमेंट, दूसरा कहता है डिबेंचर्स में किया है इन्वेस्टमेंट, तो दोनों ही ले लेने हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कहा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 200 करोड़। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़। इसमें से क्या करना है? 10% ऑफ ऑन फंड माइनस करना है। 10% ऑफ ऑन फंड मीन्स आपका 10%, ऑन फंड कितना है? 400, तो 400 का 10% मतलब कि 40, ये माइनस कर देना। ये माइनस करने से आपके पास में क्या आंसर आ रहा है? ये माइनस करने से आपका आंसर आ रहा है 160। ठीक है, 160 आंसर आ रहा है। वो 160 को आपको लेस कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे लेस करवाया है, तो 160 को यहाँ पे आपके पास में लेस कर देंगे। ठीक है, तो 400 माइनस 160, तो आपके पास में आंसर आएगा 240। ये आपका नेट ऑन फंड आ चुका। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म, ये 240। ठीक है, नेट ऑन फंड। चलिए जी, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मेट अगर पता है तो वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है आपको। ठीक है, तो
अब मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मेट आसान हो चुका होगा और ये फॉर्मेट अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक एक चीज़ आपको, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे लेना है, 10% ऑन कैसे माइनस करना है, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि आपको अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार कहता है कि भाई आप जो है एक चीज़ निकालिए। क्या चीज़ निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिखवा दूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या कहा मैंने? इनकम रिकॉग्निशन। यहाँ पे आपको तरह तरह की इनकम दी जाएगी, आपको उसके रिकॉग्निशन कैसे करना है वो बताना है। बहुत ही ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा आसान। सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ याद रखनी है, काम खत्म। कहता है कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि आपके पास में क्या चीज़ है। क्या एडवांस रिसीव हो रहा है? दो ही चीज़ होगी। ठीक है, या तो आपके पास में एडवांसेस के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो फाइनेंस करती है। ठीक है, पैसे देना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस के बारे में बात कर रहा है। अगर एडवांस आपको दिया है, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट इनकम दे रखी होगी। ठीक है, इंटरेस्ट उस पर आपको इनकम होती है। सही चीज़ है कि नहीं? आप इंटरेस्ट ही कमाते हैं ना। बैंकिंग कंपनी हो नॉन बैंकिंग कंपनी हो, वो आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। वही तो उनकी इनकम है। ठीक है, तो आपसे वो इनकम चार्ज करेगा, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ही हमारी इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट का है या फिर और अदर इनकम। ठीक है, और कोई भी इनकम है। इसे रिकॉर्ड कैसे करना है? तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है। कहता है कि जो भी आपने यहाँ पे एडवांस दे रखे हैं, जिस पे आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है, ठीक है, जो एडवांस दे रखे हैं वो आपकी परफॉर्मिंग एसेट है या फिर नॉन परफॉर्मिंग? आपको एक ही चीज़ पूछी जाती है कि बताइए, वो जो आप इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मिंग है। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट है, या फिर आपके पास में नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए, ध्यान से समझिए। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि जिस पे पैसे मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मतलब कि हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, सिंपल सा एग्जांपल दूँ, हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, बोलता है कि पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। हमने किसी को पैसे दिए, पैसे लौटा दूंगा ये कह रहा है, और हमें पूरा पक्का पता ही है, ठीक है, हमें श्योरिटी लग रही है कि हाँ जी वो पैसा दे देगा। ठीक है, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, वो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी, विथ सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एस आई में लिखता हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं इसको बताऊंगा सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि एनबीएफसी जो है वो सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है या फिर नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर आप जो है, कहाँ गया 3? देखिए, इस तरीके का वर्ड दिया जाता है कि सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है आपका, नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है। दो ही वर्ड होते हैं आपके पास में, सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है, नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है, इस तरीके के वर्ड। ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखवा दो, आप लिख लीजिए। इसके बाद आराम से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ है इसका मतलब। ठीक है, तो एनबीएफसी अगर सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है, पहला पॉइंट, और एनबीएफसी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कि एनबीएफसी विथ नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस, नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई एनबीएफसी विथ सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस, मतलब कि एक बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं
और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस में कंपेरेटिवली ट्रांजेक्शन कम होते हैं, छोटे मोटे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आप ये चीज़ है, ठीक है, तो आपके लिए टाइम पीरियड फिक्स करा गया है कि आपके लिए जो असेट है वो कब आपके पास में परफॉर्मिंग असेट बनेगा, कब आपका नॉन परफॉर्मिंग। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कब बिकमिंग, मैं कहता हूँ बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट कब बनेगा। तो कहता है कि अगर आप सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, बड़ी वाली कंपनी है, तो आपको टाइम पीरियड कम दिया जाएगा, मतलब कि 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ। 3 मंथ तक असेट आपके पास में है, ठीक है। उस दौरान आपके पास में पैसे मिलते हैं, आपकी इंटरेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल कंटिन्यू करूँ तो देखिए यहाँ पे एक एनबीएफसी है, ठीक है, एक आपके पास में एनबीएफसी है, ओके जी। आपने कोई सिक्योरिटी ले रखी है और सिक्योरिटी के चलते आपने जो है पैसे दे रखे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को आपने जो है पैसे दे रखे, ये रहा वो पर्सन, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में सिक्योरिटी होगी, आपने सिक्योरिटी इनसे ले रखी होगी, ठीक है, आपने जो है सिक्योरिटी ले रखी होगी, ओके जी, हाँ जी सर, सिक्योरिटी तो ले ही रखी होगी, तभी तो हम पैसे देते। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, जो भी हमने पैसे दे रखे, फॉर एग्जांपल हमने जो है ₹50,000 दे रखे हैं, इस पे इंटरेस्ट ऑब्वियसली चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इस पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब 3 महीने तक यहाँ पे क्या कहता है, अगर ये एनबीएफसी विथ आपके पास में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, अगर 3 महीने तक लगातार ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है, तो ये जो आपके पास में ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये जो असेट है आपके पास में, जो असेट आपने दे रखे, सिक्योरिटी ले रखी, वो आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा, ठीक है। अगर वही बात मैं करूँ कि नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, मतलब कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते इनके पास में, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करती है, वैसी आपकी एनबीएफसी है, ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कह दी कि 6 मंथ का पीरियड है आपके पास में, तो 6 महीने तक वो जो है एक परफॉर्मिंग असेट रहेगा, मतलब कि 3 महीने तक, यहाँ पे 3 और 6 महीने, अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो 3 महीने तक वो परफॉर्मिंग असेट रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग कम बनता है, वो समझ लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग हमें समझना क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग आपको पता चला कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाएगा। इससे पहले वो आपके पास में क्या था, इससे पहले 3 महीने तक वो आपके पास में परफॉर्मिंग एसेट था, और नॉन सिस्टमेटिक में कहूँ 6 महीने तक वो परफॉर्मिंग एसेट था, ठीक है। अब परफॉर्मिंग एसेट था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, इसका मतलब आपको बाद में इलस्ट्रेशन के साथ समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप इतने समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो सब स्टैंडर्ड पीरियड में चला जाता है। सब स्टैंडर्ड पीरियड का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। सब स्टैंडर्ड पीरियड, सब स्टैंडर्ड पीरियड, ठीक है। और फिर लास्ट में वो डाउटफुल में चला जाता है, डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर 3 महीने तक कोई पेमेंट नहीं हुआ, इंटरेस्ट वगैरह का कोई जो भी चीज़ है, तो वो कहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 3 महीने के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 12 महीने तक, 12 मंथ तक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड पीरियड में रहेगा, सब स्टैंडर्ड पीरियड में रहेगा 12 मंथ तक। 12 मंथ से अगर एक्सीड कर गया, मतलब कि 12 महीने तक भी उसने कोई पेमेंट नहीं किया, तो हम इसे कह देंगे कि डाउटफुल है भैया, इसमें जो है पैसे मिलने के चांसेस अब ना के बराबर हो चुके हैं, बियॉन्ड 12 मंथ, ठीक है, बियॉन्ड 12 मंथ आपके पास में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लूँ इसे, ठीक है, बियॉन्ड 12 मंथ, ठीक है, तो आपका डाउटफुल में। उसी तरीके से मैं यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक है, तो आपको थोड़े से मंथ ज़्यादा दिए जाते हैं, यहाँ पे कहता है 18 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, और अगर उससे ज़्यादा चला गया तो वो डाउटफुल कहलाएगा, बियॉन्ड
18 मंथ। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से करना होता है, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करने में ध्यान रखिए और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर एडवांसेस आपको रिसीव हो रहे हैं, इंटरेस्ट और जो भी इनकम है उस पे, एडवांसेस पे आपको जो है इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो कहता है क्या परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब कि इस पे पैसे मिलते रहे, आपके सामने वाला जो है एक्यूरेट है, मतलब कि टाइम टू टाइम आपको जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है, तो परफॉर्मिंग एसेट कहलाते हैं। अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो आप अपनी इनकम को जो है एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जो इनकम होने वाली है, ठीक है, अभी तक रिसीव तो नहीं हुई लेकिन इनकम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसने भेजना स्टार्ट कर दिया है पैसा, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ भाई मिलने वाले हैं पैसे। लॉस हो रहा है, लॉस पहले ही रिकॉर्ड कर देते कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। अक्रूअल बेसिस, रिसिप्ट हम नहीं देखते यहाँ पे। अक्रूअल बेसिस आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आते हैं कि असल में रिसीव तो हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन हम पहले ही उसका रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि ये परफॉर्मिंग एसेट है। यहाँ पे पैसे मिलने ही है भैया, पता ही है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, वो पैसे देने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, 3 महीने या फिर 6 महीने, एज केस जो भी आपका है, सिस्टमेटिक है नॉन सिस्टमेटिक है, 3 महीने या फिर 6 महीने तक उसने कोई पेमेंट ही नहीं किया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। और अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो कहता है अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करना, केस बेसिस पे, मतलब कि जब रिसिप्ट होता है आपको पैसा तभी आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तब तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। पैसा अगर रिसीव हुआ तो ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ, वरना छोड़ दो, तो ही आपको इनकम दिखानी है, वरना इनकम मत दिखाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहता है। ओके जी, इसके बाद आप आ जाइए मेरे साथ इलस्ट्रेशन वाले पार्ट पे, और सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके डाउट रह गए हैं अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ थी, कैसे करनी थी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे साथ आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया, अब इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 पे आइए मेरे साथ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ का इंपॉर्टेंस था जो मैंने आपको पढ़ाया। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 3, चलिए। कहता है कि एक बी एफ लिमिटेड कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कहता है प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो आपके पास में कहता है 200 लाख रुपीज़ है टोटल। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नीचे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है कि इसमें से आउट ऑफ विच, ठीक है, कहता है 200 अकाउंट्स है ऐसे, ठीक है, 200 अकाउंट ऐसे है जो कि लास्ट 1 मंथ के है। ठीक है, लास्ट 1 मंथ के। ठीक है, कहता है इसका अमाउंट जो है वो ₹40 लाख है। ठीक है जी, 1 मंथ के हिसाब से इसका टाइम पीरियड कितना है, 200 अकाउंट्स है जिसका टाइम पीरियड 1 मंथ है, अमाउंट 40 लाख है। इसके बाद कहता है 24 अकाउंट ऐसे है जो कि 2 मंथ वाले हैं, कहता है अमाउंट ₹24 लाख। ठीक है जी, 2 मंथ के हिसाब से। इसके बाद कहते हैं 10 अकाउंट ऐसे है, 10 अकाउंट्स जो कि मोर देन 30 मंथ से, मोर देन 30 मंथ से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 30 मंथ से ज़्यादा इसका टाइम पीरियड है। कहता है ₹20 लाख आपके पास में इसका अमाउंट है। इसके बाद 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन, 4 अकाउंट ऐसे है जो है मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल, 2 साल मतलब कि 24 मंथ्स हो गए, 24 मंथ से ज़्यादा ये कह रहा है। कहता है इसका अमाउंट जो है ₹20 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड। ठीक है जी, ओके। इसके बाद ये कहता है कि 1 अकाउंट ऐसा है जो ₹10 लाख का है, 1 अकाउंट ₹10 लाख का, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड नॉन रिकवरेबल। ये इंपॉर्टेंट, नॉन रिकवरेबल का मतलब होता है डाउटफुल या फिर कहे लॉस। ठीक है, डाउटफुल नहीं, लॉस। नॉन रिकवरेबल मतलब कि पता ही चल गया कि भाई इसके पैसे नहीं मिलने वाले। एक अकाउंट ऐसा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको हमने ₹10 लाख लेने थे, वो अब नहीं मिलने वाले, पता ही चल गया, नॉन रिकवरेबल, इसने कह दिया नॉन रिकवरेबल, तो वो पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, आगे कहता है कि आउट ऑफ 10 अकाउंट्स, ये कौन से 10 अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जो ये 10 अकाउंट्स की बात हो रही थी ये उसके बारे में बात कर रहा है, ये 10 अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि ये 10 अकाउंट्स के बारे में उसने बताया नहीं था कि भाई सब स्टैंडर्ड हमने
माना है या फिर नॉन रिकवरेबल। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो सबके बारे में बता रहा है। 3 मंथ से ज़्यादा या फिर 6 मंथ से ज़्यादा जितने अकाउंट है उसके बारे में क्लियरली बता रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 4 अकाउंट्स थे, वो कितने 2 ईयर्स थे, तो यहाँ पे इसने क्लियरली बताया कि भाई सब स्टैंडर्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि 1 अकाउंट ऐसा है जो नॉन रिकवरेबल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ये 10 अकाउंट जो कि 6 मंथ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब है कि वो आगे कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है, जो कि बता रहा है। कहता है 10 अकाउंट्स ऐसे हैं, 10 अकाउंट्स आपके पास में ऐसे हैं जो ये 10 अकाउंट्स के बारे में बता रहा है कि 30 मंथ से ज़्यादा था। हाँ जी, वो आपने ऊपर बताया था, यहाँ पे भी आपने वापस रिपीट किया। कहता है कि इसमें से 6 अकाउंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हमने सब स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसका अमाउंट है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। कहता है फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ से ज़्यादा, और अदर, इसके अलावा जो बाकी रह गए। बाकी का मतलब टोटल 10 अकाउंट्स में से ये कितने अकाउंट्स की बात कर रहा है, 6, तो बाकी का मतलब कि 4 अकाउंट की बात कर रहा है, 4 अकाउंट्स, ठीक है, 4 अकाउंट्स इसकी बात कर रहा है। कहता है वो लेस देन 12 मंथ है, वो लेस देन 12 मंथ है आपके पास में, वो लेस देन 12 मंथ है। तो अमाउंट कितना होगा, 4 अकाउंट्स है और अमाउंट, तो 10 अकाउंट्स का टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट 20 लाख रुपीज़ था, जिसमें से कहता है 6 लाख रुपीज़ ये 6 अकाउंट के थे। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 20 माइनस 6, रिमेनिंग होगा 14 लाख रुपीज़ ये 4 अकाउंट्स के। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको, इतनी चीज़ क्लियर हुई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात करी, ठीक है। सबसे पहले कहा कि भाई टोटल हमारा ट्रांजेक्शन 200 लाख रुपीज़ का है, 200 लाख रुपीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कहता है कि 200 अकाउंट्स जो आपके 1 मंथ के हिसाब से है लेटेस्ट, कहता है 40 लाख रुपीज़ उसमें है, ठीक है। 24 अकाउंट ऐसे है कि 2 मंथ के हैं, कहता है 24 लाख रुपीज़ उसमें मिले हुए हैं। इसके बाद 10 ऐसे अकाउंट है 30 महीने से ज़्यादा है जिसका 20 लाख रुपए है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड है या फिर आपके पास में नॉन रिकवरेबल, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। तो हमें पता चल गया कि भाई वो बाद में कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएगा, तो हमने आगे पढ़ना शुरू किया। 4 अकाउंट ऐसे है कि जो मोर देन 2 ईयर्स है, कहता है 20 लाख रुपीज़, जो कि हमें पता चला कि भाई सब स्टैंडर्ड से, ठीक है, मतलब कि इसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि अभी तक इसके कोई पैसे नहीं मिले हमें। इसके बाद कहता है 1 अकाउंट ऐसा है कि 10 लाख रुपए है जो नॉन रिकवरेबल, पता चल गया कि इसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये लॉस हो चुका हमारा, ख़त्म, ठीक है। और अब बात करता है कि आउट ऑफ 10 अकाउंट जो ऊपर बात करी थी, कहता है इसमें से 6 अकाउंट ऐसे है जिसका अमाउंट है 6 लाख रुपये, वो मोर देन 12 मंथ के है, और बाकी का जो रिमेनिंग मतलब कि 14 लाख रुपीज़ के हिसाब से, 4 अकाउंट 14 लाख रुपीज़ के हिसाब से वो लेस देन 12 मंथ है, ठीक है। कहता है कि क्लासीफाई कीजिए असेट को, ठीक है, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो, ठीक है। अब सिंपली क्लासीफाई आपको करने के लिए बताया जाए तो सिंपली आपको अमाउंट को क्लासीफाई करना होता है मंथ के हिसाब से, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका। ये आपको सिंपली याद होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए याद, ये चीज़ कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस। तो बताइए सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो कितना होगा 3 12 12, ठीक है, और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो 6 18 18, बस इस तरीके से याद रखिए। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पे शॉर्ट में हम जो है लिख लेंगे, किसी को पता ना चले उस तरीके से, यहाँ पे ऊपर किसी को पता ना चले इस तरीके से, एग्जामिनर को भी नहीं, ठीक है। हम मिटा देंगे, इसके बाद पेंसिल से लिखेंगे, हमें याद रहे इसलिए कि भाई सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए कि भाई एनपीए कब बनेगा, एनपीए तब बनेगा जब वो 3 मंथ को पार कर जाएगा, मतलब कि 3 मंथ पे आएगा तो वो एनपीए बन जाएगा। 3 मंथ तक वो परफॉर्मिंग एसेट था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। इसके बाद कहता है कि आपके पास में 12 12 3 12 12 12 12 मैंने लिख दिया मंथ, ठीक है। इसके बाद कहता है 3 मंथ के बाद अगर जाता है तो 3 मंथ के बाद 12 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड रहेगा, सब स्टैंडर्ड, मतलब कि कहीं कभार थोड़ी बहुत हमें आशंका है कि पैसे मिल जाए, ठीक है। इसके बाद तो अगर 12 मंथ से ज़्यादा चला गया तो वो तो डाउटफुल में चला जाएगा। हमें 99% लग रहा है कि भाई नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन 1% ऐसा है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई पैसे मिल जाएंगे। और एक होता है आपका नॉन रिकवरेबल, जहाँ पे वो सामने वाला ही कह देता है कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे, जो होता है कर लो, ठीक है, तो वो नॉन रिकवरेबल है। तो आइए इसे क्लासीफाई करना है, बस यही आपको क्लासीफाई करना होता है आपके पास में, ठीक है। आइए क्लासीफाई करते हैं हमें। तो यहाँ पे हमें सिंपली हेडिंग लिखना होता है और कुछ नहीं, क्लासीफाई बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कहता है
देखिएगा क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले तो देखिए स्टैंडर्ड असेट होती है। सबसे पहले तो जो असेट हमारे पास होती है वो स्टैंडर्ड कहते हैं हम उसे, मतलब कि एकदम परफॉर्मिंग है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, परफॉर्मिंग है, स्टैंडर्ड है, तो हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट। ठीक है, फिर एक वक्त क्या आ जाता है, एक वक्त आ जाता है कि वो जो है पेमेंट नहीं करता, सामने वाला पर्सन पेमेंट नहीं करता। ठीक है, पेमेंट नहीं करता, इससे क्या होगा, पेमेंट नहीं करने से वो धीरे धीरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के पास पहुंचने लगेगा। ठीक है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के बाद वो पीरियड सब स्टैंडर्ड हम कहते हैं, उस पीरियड को सब स्टैंडर्ड कहते हैं। 3 मंथ के बाद 12 मंथ तक हम इसे पीरियड को क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे सब स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सब स्टैंडर्ड आपके पास में, फिर वो सब स्टैंडर्ड बन जाती है एसेट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड असेट का मतलब है अब असेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग बन चुकी है। इसका पीरियड होता है 3 मंथ से 12 मंथ तक का। इसके बाद अगर यहाँ पे पैसे नहीं मिलते तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अब आपकी असेट बनने वाली है डाउटफुल। 12 मंथ से ज़्यादा चला गया तो डाउटफुल। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँ 12 मंथ से ज़्यादा, मोर देन 12 मंथ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे लिख दूँ 3 to 12 मंथ, 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक अगर पीरियड है तो वो कहाँ पे आएगा, सब स्टैंडर्ड में। और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि भाई काम ख़त्म, नॉन रिकवरेबल, जिसे हम कहते हैं लॉस असेट। ठीक है, लॉस असेट। तो ये आपका पास में क्लियर। बस हमें अमाउंट को यहाँ पे डालना है और काम ख़त्म। ठीक है, तो आइए अमाउंट को यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सबसे पहले बताइए टोटल 200 लाख है, मतलब कि यहाँ पे टोटल असेट कितनी है, 200 लाख। तो यहाँ पे आपका ये कहता है टोटल आपका ये जो आएगा वो 200 आना चाहिए। ठीक है, 200 लाख रुपीज़, लैक्स। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो ऑलवेज ध्यान रखना स्टैंडर्ड असेट में पहली लाइन छोड़ के कैलकुलेशन करना। क्यों छोड़ना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 200 अकाउंट्स ऐसे हैं जो 1 मंथ है। बताइए 3 महीने से कम है या फिर ज़्यादा है। सर 3 महीने से कम है, एक ही महीने है, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टैंडर्ड है, परफॉर्मिंग असेट है सर, स्टैंडर्ड असेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डालेंगे। देखिए 200 अकाउंट्स, 200 अकाउंट्स आपके पास में। अमाउंट क्या है, यहाँ पे अमाउंट का हेडिंग डाल देते हैं हम, अमाउंट्स। इसका अमाउंट बताइए क्या है, 200 अकाउंट्स का कहता है 200 अकाउंट्स का 40 लाख रुपीज़ है। 40 लाख रुपीज़ लिख दिया, 40 लैक्स। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 24 अकाउंट्स है 2 मंथ वाले। बताइए 2 मंथ है मतलब कि ये कहाँ पे जाएगा, स्टैंडर्ड में जाएगा या फिर सब स्टैंडर्ड। सर 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम है, मतलब कि वो स्टैंडर्ड ही है अभी तक, वो अभी तक स्टैंडर्ड ही है। 24 मंथ 24 अकाउंट्स, 24 अकाउंट्स है कहता है। कितना अमाउंट है कहता है, अमाउंट है आपके पास में 24 लाख रुपीज़, 24 लाख रुपीज़। ठीक है, 24 लैक्स। ओके, इसके बाद कहता है कि 10 अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नीचे है इसलिए इसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 अकाउंट जो है वो मोर देन 2 ईयर, 2 ईयर्स का मतलब है कि आपके 12 + 12 24 मंथ से ज़्यादा है। कहता है 20 लाख रुपीज़ है। 24 मंथ से ज़्यादा होना मतलब कि सर ये तो डाउटफुल में जाएगा, 12 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउटफुल में जाएगा। कितने अकाउंट से सर, 4 अकाउंट। यहाँ पे देखिए ये सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई किया है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सब स्टैंडर्ड में आएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई सब स्टैंडर्ड किया मतलब कि इसका पैसा नहीं मिला है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे जाना चाहिए। तो आइडेंटिफाई उसके मंथ के हिसाब से हो गया। ये कहता है 2 ईयर है, मतलब कि मंथ के हिसाब से हम कहें तो हमारा डाउटफुल में जाएगा 4 अकाउंट्स। ठीक है, 4 अकाउंट्स। बताइए उसका अमाउंट क्या है, 4 अकाउंट्स, इसका अमाउंट जो है फॉर मोर देन 2 ईयर कहता है 20 लाख रुपीज़। तो रुपीज़ 20 लाख। ठीक है, इसके बाद
कहता है 20 लाख आइडेंटिफाई, यहाँ पे अब वन ऑफ अकाउंट वो 10, यहाँ पे 10 लाख है, एक अकाउंट 10 लाख रुपए का के विच हैज़ बीन आइडेंटिफाई नॉन रिकवरेबल, पैसे ही नहीं मिलने वाले, ख़त्म है उसके बाद। तो 10 अकाउंट, वन अकाउंट है, वन अकाउंट, ठीक है, एक अकाउंट ऐसा है जिसका अमाउंट है ₹10, ठीक है, ₹10 लाख, वो तो मिलना ही नहीं है, वो तो भूल जाओ आपके पास में, तो लॉस असेट, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि अब वो 10 अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, ऊपर जो 10 था, आउट ऑफ 10 अकाउंट्स कहता है ओवर ड्यू मोर देन 30 मंथ्स, जो मोर देन 30 मंथ्स है, इसमें से कहता है बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि 10 अकाउंट में से 6 अकाउंट ऐसे हैं जो 12 महीने से ज़्यादा के, 12 महीने से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे चला जाएगा डाउटफुल में, ठीक है। 6 अकाउंट जो है कितने महीने से ज़्यादा है, 4 कहता है मोर देन 12 मंथ, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 6 अकाउंट। बताइए उसका अमाउंट क्या है, कहता है 6 अकाउंट का जो अमाउंट है वो कहता है 6 लाख रुपीज़ है, तो 6 लाख रुपीज़, ₹6 लाख, ठीक है, ₹6 लाख, ओके। इसके बाद कहता है कि जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग मतलब कि 10 में से 6 ये थे तो 4 अब बच गए, यहाँ पे देखिए 4 अकाउंट्स, कहता है रिमेनिंग अकाउंट्स और रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, तो टोटल 20 लाख था, 6 यहाँ पे आ गए, तो बाकी का कितना होगा 14 लाख। तो ये 14 लाख रुपीज़ है, ये कहता है लेस देन 12 मंथ है, लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ का मतलब वो तो सब स्टैंडर्ड में है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10 कितना है, 4 अकाउंट्स है, 4 अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स है आपके पास में। और कहता है इसका अमाउंट 14 लाख है, ₹14 लाख, ठीक है, 14 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पास में सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो सबसे आगे आपने एक लाइन ब्लैंक रखने को कहा था, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब है कि आपको ऑलवेज इस तरीके के क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो हम बात कर रहे हैं टोटल 200 लाख रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया, देखिए दिख रहा है आपको टोटल अमाउंट कितना है, 200 लाख, मतलब कि ये 200 लाख का टोटल हमारा कारोबार है। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हम बैलेंस से मान के चलते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड असेट, सॉरी स्टैंडर्ड असेट के अंदर ही है, मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट्स, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपके पास में जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो टोटल मैं करता हूँ 40 प्लस आपके पास में 24 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 6 और प्लस 10, तो टोटल आ जाता है 114। टोटल आपका जो असेट का अमाउंट है वो 200 है, तो कितना बाकी का बचा, बाकी का 86 लाख रुपीज़ बचा, जो कि यहाँ पे होगा रिमेनिंग पार्ट 86 लाख। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर, सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर, देख लीजिए आप। सिंपली मंथ याद रखने हैं, और मंथ में भी क्या ज़्यादा कुछ याद रखने लायक तो है नहीं, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो 3 12 12, मतलब कि 12 मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अगर नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 6 to 18 और 80 मंथ से ज़्यादा, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, और फिर क्वेश्चन जब आप सोल्व कर ले तो ऐसी कोई चीज़ आपने लिख रखी है उसे मिटा देना, ये आपको एग्जामिनर को दिखनी नहीं चाहिए। एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखना भूलना नहीं, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा है स्टेटमेंट शोइंग क्लासीफाई। यहाँ पे जो है मैं आपको सिंपली याद करवाने के लिए छोटे से लिख दूँ कि स्टेटमेंट शोइंग कंपनी का नाम लिखना होता है बेसिकली यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ, जो आपकी एनबीएफसी कंपनी जो भी नाम दे रखा हो नाम लिख लेना। क्या देता है कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है और उसकी जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 बैलेंसिंग फिगर है और बाकी क्या अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन मैच कर रहा है 40 24 14 20 आपके पास में, ठीक है, सॉल्यूशन आपका सही है, ठीक है। आइए अब ये आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसी के साथ मैं आपको जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए।
अब हमारे पास 2 ही कॉन्सेप्ट बचे इस चैप्टर के अंदर और उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। अब आइए यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। टोटल 4 ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे हम पहुँच चुके हैं। कहता है प्रोविजन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई कितनी प्रोविजन बनानी होगी अगर हमारे पास में नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो हमें सिंपली यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपके पास में कितना परसेंट आपको प्रोविजन बनानी होती है। इसके लिए सिंपली आपको एक परसेंटेज का फॉर्मेट याद रखना है और कुछ नहीं। परसेंटेज का फॉर्मेट याद रखना होता है। आइए मैं आपको बता दूँ। अगर असेट आपके पास में, सबसे पहले बात करूँ, स्टैंडर्ड असेट है, परफॉर्मिंग असेट है मैं कहूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब परफॉर्मिंग एसेट, तो स्टैंडर्ड असेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड असेट है। और स्टैंडर्ड असेट में बात करें, 2 तरीके की असेट हो सकती है। एक आपके पास में एनबीएफसी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस हो सकता है, सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस, और एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास में एनबीएफसी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है और स्टैंडर्ड असेट है तो उस पर आपको प्रोविजन ऑलवेज बनानी है 0.40%, 0.40 है, ठीक है, 40 नहीं, 0.40% है, ठीक है। अगर नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है तो परसेंटेज कंपेरेटिवली कम बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन कम है, आप छोटी वाली है, ठीक है, एनबीएफसी छोटी वाली है तो 25%, 0.25% है, 0.25%, 25% नहीं है, 0.25% है, ठीक है। इसके बाद अब से आपको जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं देखना पड़ेगा। ऑलवेज सिंपली आपको स्टैंडर्ड असेट में देखना पड़ता है कि सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है या फिर नॉन सिस्टमेटिक। अब से आपके पास में कोई यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है, सबके लिए रेट सेम है। कहता है कि अगर आपके पास में सब स्टैंडर्ड असेट है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड असेट है, ठीक है, तो आपके पास कहता है कि परसेंटेज आपको बनाना है 10%, ठीक है, 10% के हिसाब से आपको प्रोविजन बना लेनी है। अगर आप डाउटफुल, आपके पास डाउटफुल असेट है तो इसमें थोड़े से बाइफर्केशन है। कहता है कि डाउटफुल असेट में बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि अगर 1 साल तक की असेट है, अप टू 1 ईयर, ठीक है, अप टू 1 ईयर तक की असेट है, तो कहता है कि आप एक काम करिए, तो आप जो है 20% बना लेना, ठीक है, 20%। 1 ईयर से ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 3 ईयर तक है, ठीक है, तो कहता है कि 30% बना लेना, 30%। और 3 साल से ज़्यादा है, 3 ईयर्स से ज़्यादा, मोर देन 3 ईयर्स, तो कहता है आप जो है प्रोविज़न बनाएंगे 50%, ठीक है, 50% की प्रोविज़न बनानी पड़ेगी। बिल्कुल डेप्रिसिएशन में जैसे प्रोविज़न बनाते थे यहाँ पे भी उसी तरीके से प्रोविज़न बनानी पड़ती है। और फोर्थ कहता है कि अगर आपके पास में लॉस एसेट है, जो कि पता ही चल गया कि पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, लॉस एसेट, तो सीधी सी बात है, अगर आपको पता चल ही गया पैसे मिलने वाले ही नहीं तो 100% ही प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि पता ही चल गया कि कोई पैसे मिलने वाले है ही नहीं। 100% प्रोविज़न बना दो और काम ख़त्म करो, ठीक है। तो ये आपका रेट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल रेट है, कोई भी इसे इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल रेट है, इग्नोर नहीं करेगा। 1-2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। ये पूरे का पूरा चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसलिए इसे इग्नोर कोई भी नहीं करेगा। रेट 1-2 आपको याद रखने होते हैं बस, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और रेट आप याद कर लीजिए। इसके बाद इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आप याद कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास में। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर, आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है कि एक
वाइट क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च आपको कहता है, ठीक है। वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम क्लोज कर रहे थे तो कहता है एक एनबीएफसी कंपनी है जिनकी क्लासिफिकेशन आपको कुछ दे रखा है। कहता है सब स्टैंडर्ड एसेट में कुछ यहाँ पे 16,800 लाख रुपीज़ की अमाउंट पड़ी हुई है। सब स्टैंडर्ड में कहता है 1,340 की अमाउंट पड़ी हुई है। डाउटफुल में कहता है कि अप टू 1 ईयर तक 320, 1 से 3 ईयर तक 90 और 3 ईयर से ज़्यादा है तो ये कहता है 30 लाख रुपीज़ की अमाउंट पड़ी हुई है। अनसिक्योर्ड पोर्शन डाउटफुल में कहता है 97 और लॉस एसेट है आपके पास में तो कहता है वो क्या कहता है 48 लाख रुपीज़ आपके पास में पड़ा हुआ है। आपको पूछा क्या है, पूछा है कि आप एक काम करिए, ये जो अमाउंट तो हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है क्लासिफिकेशन के साथ, क्वेश्चन में ऑलवेज इस तरीके से क्लासिफिकेशन देगा और अमाउंट देगा। आपको सिंपली पूछा जाएगा कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोविज़न हमें बता दीजिए आप, कितनी कितनी प्रोविज़न इस पर बनानी होगी। बस आपको यहाँ पे परसेंटेज याद होना चाहिए बस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। परसेंटेज आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ पे लॉस असेट के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, लॉस असेट का है या फिर आप कहें यहाँ पे अनसिक्योर्ड डाउटफुल असेट, ठीक है। तो उसमें भी 100% अनसिक्योर है, मतलब कि सिंपली 100% आपको बनाना है, ठीक है। डाउटफुल असेट, ओके। अनसिक्योर डाउटफुल असेट आपके पास में, ओके। ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। परसेंटेज याद है तो फिर आपका क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। चलिए बताइए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज मुझे बताइए जल्दी से, बताइए। सबसे पहले तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हाँ जी सर। बताइए स्टैंडर्ड असेट में कितना परसेंट, स्टैंडर्ड असेट में जितना परसेंट बनाना है यहाँ पे तो 2% है हमारे पास, एक 0.40 और एक 25। अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो 0.40% बनाना है, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है तो कितना बनाना है 0.25। अब क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है या फिर नॉन सिस्टमेटिक। तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांस एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कहता है नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट बात, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस। सिस्टमेटिक हो या फिर नॉन सिस्टमेटिक, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आता है, एक में ही, स्टैंडर्ड एसेट में, क्योंकि वहीं पे 2% है, बाकी तो सब में सेम ही परसेंटेज है। तो बताइए अगर स्टैंडर्ड एसेट है, नॉन सिस्टमेटिक है तो कितना परसेंट बनाना है, इंटू 0.25%, ठीक है। ये आपके परसेंटेज, ठीक है। बताइए सब स्टैंडर्ड है तो 10% बनाना है, 10%, ठीक है। इसके बाद सिक्योर पोर्शन डाउटफुल डेप्थ का कहता है, यहाँ पे जो मैंने आपको डाउटफुल डेप्थ लिखवाया था वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ये सिक्योर पोर्शन है, ठीक है। सिक्योर, क्योंकि अगर अनसिक्योर डाउटफुल है तो वो तो 100% ही बनना है, ठीक है। अनसिक्योर चाहे वो 1 साल हो, 6 महीने हो, 2 महीने हो, ऑलवेज 100%, ठीक है। ऑलवेज 100% यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास में सिक्योर पोर्शन अप टू 1 ईयर, 1 ईयर है तो कितना परसेंट बनाएंगे सर, 20% इंटू 20%। 1 ईयर से 3 ईयर मतलब कि 1 ईयर टू 3 ईयर है, तो बताइए कितना परसेंट बनाएंगे। 1 ईयर टू 3 ईयर है तो आपके पास में 20, 30, 50 इस तरीके से याद रखिए, 20, 30, 50% बनता है, और 3 ईयर से ज़्यादा है तो 50%। कहता है अनसिक्योर पोर्शन एंड डाउटफुल डेप्थ का, डाउटफुल डेप्थ का अनसिक्योर पोर्शन है तो मंथ तो देखे ही नहीं जाते कि कितने मंथ है, 1 ईयर है, 3 ईयर है, ऐसा देखा ही नहीं जाता। अनसिक्योर है मतलब कि 100% बनाना है बस, ठीक है। अनसिक्योर है तो 100% बनाना है बस। लॉस एसेट है ऑलवेज 100% बनाना है बस, और कोई बात नहीं। मंथ वगैरह कुछ देखना ही नहीं है, 100% ही बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 16,800 इंटू 0.25%, 42, ये इन लाख रुपीज़ है, ठीक है। रुपीज़ इन लाख, ठीक है। 42 लाख है, तो यहाँ पे 42 लाख आपके पास में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है 1340 है, 10% प्रोविजन बनानी है मतलब कि 134, ठीक है। इसके बाद 320
अमाउंट है 20 लाख इंटू 20% बनाना है तो 64। इसके बाद 90 लाख अमाउंट है, 30% अमाउंट बनाना है आपके पास में प्रोविजन 27 लाख। इसके बाद यहाँ पे 50%, 30 का 50% मतलब कि 15 लाख। यहाँ पे 100% मतलब कि 97 पूरे का पूरा बनाना है, और यहाँ पे भी 48 पूरे का पूरा बनाना है। टोटल की बात करें तो 42 प्लस 134 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 97 प्लस 48, टोटल आपको प्रोविज़न कितनी बनानी है? टोटल प्रोविज़न 427 की बनानी है और काम ख़त्म क्वेश्चन। तो आइए देख लीजिए यहाँ पे 427 की प्रोविज़न। ठीक है, ये कब आपका होगा? जब आपके पास में नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है। अगर सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस होता तो एक ही चेंज होता, यहाँ पे 0.40 बनाना है बस। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि यही चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 में इंफॉर्मेशन है उसे आप सोल्व करिए अगर कंपनी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस होती तो। कंपनी आपके पास में सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस होती तो इसे सोल्व करिए। तो यहाँ पे मैं इसी के साथ यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड असेट है 16,800। बताइए इस पे कितना परसेंट बनता है? इस पे आपका 25% बनेगा। 0 सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस से बताया ना, सिस्टमेटिक में 0.40 होता है। यहाँ पे है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है सिस्टमेटिक है तो 0.40% बनाना है, 0.40%। ठीक है, इसके बाद सब स्टैंडर्ड है तो बाकी सब में से सेम है, 10% बना लो। डाउटफुल में कहता है कि भाई अगर अप टू 1 ईयर है तो 20%, 20 30 50, 20 30 50 याद रखने पड़ेंगे ये परसेंटेज आपको, और याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से रेट है। कहता है अनसिक्योर है तो मंथ ही नहीं देखूंगा मैं, 100% ही बनाऊंगा। ठीक है, अनसिक्योर है तो 100%, लॉस है तो 100% बनाऊंगा, काम ख़त्म आपके पास। ठीक है, चलिए बताइए सबसे पहले कितना है? सब स्टैंडर्ड असेट में 16,800 है, 16,800 इंटू 0.40% इस बार 0.40% मतलब कि 67 पॉइंट यहाँ पे 67.2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 67.2। इसके बाद 10% बनाना है तो 134 लाख रुपीज़। इसके बाद 20%, ये सब कुछ रेट सेम है जो यहाँ पे बन रहे थे, 64 27 15। ठीक है, यहाँ पे 64 27, इसके बाद यहाँ पे कितना 15। ठीक है, यहाँ पे 100% मतलब कि 97 पूरे का पूरा, और यहाँ पे 48। टोटल बता दीजिए 67.2 प्लस 134 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 97 प्लस 48, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 452.2 लाख रुपीज़ की आपको जो है टोटल प्रोविज़न बनानी पड़ेगी अगर आपके पास में सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर, बहुत ही ज़्यादा आसान सा। ठीक है, चलिए अब अपने चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट, और फिर आपका ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आइए ये भी आपका रेट पे ही है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न, लेकिन यहाँ पे आपको कहता है पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि प्रोविज़न बनाने के लिए पूछा जाए, ठीक है कोई भी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इसके लिए यही परसेंटेज याद रखने, लेकिन अगर वो कहता है कि इन केस ऑफ हायर परचेज, इन केस ऑफ हायर परचेज आपके पास में, ठीक है, तो आपका परसेंटेज क्या बनेगा? तो याद रहे सर, प्रोविजन तो आपका परसेंटेज यही है। अगर हायर परचेज का केस है, हायर परचेज के केस में अगर पूछा गया तो परसेंटेज आपको याद रखने कुछ इस तरीके से, देखिए
सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथ की बात करूँगा, कितने मंथ है उसके हिसाब से रेट बनेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा रेट की, ठीक है, रेट्स। तो यहाँ पे रेट्स की बात करूँगा मैं। सबसे पहले तो कहता हूँ कि अगर आपके पास 12 मंथ तक है, अप टू 12 मंथ मैं कहूँगा, अप टू 12 मंथ तक का टाइम पीरियड है कोई भी असेट हायर परचेज पे है, ठीक है, अप टू 12 मंथ तक है, तो आपको कोई प्रोविजन नहीं बनानी, 0%, ठीक है। और याद रहे ये रेट ऑन नेट अमाउंट, नेट बुक वैल्यू मैं कह दूँ, नेट बुक वैल्यू पे बनता है ये रेट। किसके इंटू करना है? नेट बुक वैल्यू से इंटू करना है, नेट बुक वैल्यू से इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0% बनाना है। 12 मंथ तक आपको कोई प्रोविजन नहीं बनानी पड़ती, 12 मंथ तक सब कुछ सही है ऐसा मान के चलते हैं। इसके बाद 12 मंथ टू 24 मंथ आपको कितनी प्रोविजन बनानी होती है? तो यहाँ पे कहता है 24 मंथ तक, 12 से लेकर 24 मंथ तक 10%, ठीक है। यहाँ पे 12-12 महीने ऐड करना है बस, 24 से फिर 12 महीने ऐड करो तो कितना आता है? 36 मंथ, ठीक है। फिर 36 से 12 महीने ऐड करें तो 48 मंथ, ठीक है। और यहाँ पे 30-30 ऐड करना है। सबसे पहले ये दो ही रेट आपको याद रखना है, 0% अप टू 12 मंथ, और उसके बाद 10%, उसके बाद तो 30-30 ऐड करना है। इसमें 30 ऐड करेंगे तो 40%, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 70%, और इसमें आप 30 ऐड करेंगे तो पूरा 100%। यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे काम ख़त्म, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48 मंथ से ज़्यादा है तो। और ये आपका टेबल तैयार। शॉर्टकट ट्रिक आपने देख ली कि भाई हायर परचेज का क्वेश्चन है तो आपको सिंपली क्या याद रखना है? 0% और 10%, 0 और 10, 0 और 10, ठीक है। और 12 मंथ से फिर आपको जो है 12 ऐड करते चलना है। 0 और 10 याद रखना है, फिर 30-30 ऐड करते चलना है आपका 100% तक। 100% जहाँ पे आ जाएगा 48 मंथ से ज़्यादा है, बस इतना लिख देना है, काम ख़त्म, ठीक है। तो आइए इसका टेबल में आपको जो है इसके कर देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है आपके पास में, ठीक है। चलिए, ओके। तो चलिए, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने कही वो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये परसेंटेज किस पे है? नेट बुक वैल्यू पे, ठीक है। नेट जो बुक वैल्यू दी जाती है उससे इंटू करना है ये परसेंटेज। आइए इलस्ट्रेशन नंबर जो है आप आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6। कहता है कि एक बाबू भैया करके फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कहता है हायर परचेज सिस्टम पे आपका जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंपॉर्टेंट बात यही है, हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और कहता है कि हमने काफ़ी सारी जो है असेट्स जो है हायर परचेज पे दे रखी है। कहता है कि प्रोविजन किस तरीके से बनानी चाहिए ये हमें बताइए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन कितनी कितनी बनानी होगी। तो कहता है एक एलसीडी टीवी है जो अप टू 12 मंथ के हिसाब से 500 करोड़, ये कहता है इंटरेस्ट अमाउंट है, और 20,000 करोड़ जो है नेट बुक वैल्यू अमाउंट है। बताइए क्या लेना है? नेट बुक वैल्यू अमाउंट लेना है। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। हमें नेट बुक वैल्यू अमाउंट लेनी होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू अमाउंट लेंगे, और अप टू 12 मंथ है तो बताइए यहाँ पे कोई प्रोविजन बनेगी? नहीं सर, नील, ठीक है। रेट नील है, रेट में यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, रेट्स यहाँ पे नील है। 12 मंथ तक कोई प्रोविजन नहीं बनानी होती है हायर परचेज के अंदर। इसके बाद कहता है कि एक वॉशिंग मशीन है, कहता है फॉर 24 मंथ। और जैसे कि मैंने आपको रेट बताया था, मैं अगर यहाँ पे रेट आपको रिपीट कर दूँ तो कहता है अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ तो कोई रेट नहीं है, नील, कोई प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है 12 मंथ से ज़्यादा है लेकिन 24 मंथ तक है, तो कहता है 10% बनाना। उसके बाद 30-30 ऐड करना, 30% मतलब कि 40 ऐड, 30 इसमें ऐड करूँगा 70%, और 30 इसमें ऐड करूँगा 100%, और फिर इसमें 12 ऐड करना है। 24 मंथ से ज़्यादा है लेकिन आपके पास में 36 मंथ तक है, 36 मंथ से ज़्यादा है लेकिन 48 मंथ तक है, और 48 मंथ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा।
तो अगर 24 मंथ भी है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 24 मंथ से ज़्यादा है तो थर्ड कॉलम में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कहता है 24 मंथ है तो 24 मतलब कि सेकेंड कॉलम में 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे 10% बनेगा प्रोविजन। इसके बाद 30 मंथ है, 30 मंथ मतलब कि थर्ड कॉलम में आ रहा है 24 से 36 के अंदर, तो 40% बनाना है, ठीक है। इसके बाद एयर कंडीशनर कहता है 45 मंथ, 45 मंथ किस में आएगा, 36 से 48 के बीच में 70%। और कहता है कि एक तो 60 मंथ है, 60 मंथ है मतलब कि 48 से ज़्यादा है, 100% बना लो इसमें प्रोविज़न, ठीक है। अमाउंट निकाल लीजिए, इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, नेट बुक वैल्यू से इंटू करना है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। प्रोविज़न अमाउंट आपके पास में कितना आ रहा है, तो 2000 इंटू 10% मतलब कि यहाँ पे आपका 200, 1250 इंटू 40%, तो ये आ रहा है 500, 600 इंटू 70%, 420, और 100 इंटू 100% मतलब कि 100 पूरा। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट बताइए, 200 प्लस 500 प्लस 420 प्लस आपके पास में 100, तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोविज़न कितने का बनेगा, 1220 रुपीज़ का आपका आंसर सोल्व, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है। ऊपर आपको ये लिखना भूलना नहीं है, इसके हाफ नंबर आपके आप मिल जाते हैं हेडिंग लिखने के, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आप ये हेडिंग अपने तरीके से लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरीके से जो भी कंपनी का नाम है उस तरीके से लिखे, उनके हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से अमाउंट ऑफ प्रोविजन की कैलकुलेशन इस तरीके से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ पे आप जो है इस तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। और इसके साथ सारे इलस्ट्रेशन आपके ख़त्म हो जाते हैं, आई थिंक, हाँ, सारे इलस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोविज़न कितनी बनेगी। तो प्रोविज़न कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है कि सिस्टमेटिक है या फिर नॉन सिस्टमेटिक। कहता है नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नॉन सिस्टमेटिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह चेंज होता है, सिस्टमेटिक हो नॉन सिस्टमेटिक एक ही जगह चेंज होता है, वो है आपका स्टैंडर्ड एसेट। बाकी सब में परसेंटेज सेम है। यहाँ पे 10% बनाना है, 20, यहाँ पे 20, 30 और 50 और 100 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यही क्वेश्चन अगर आपके पास में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस से होता तो सोल्व करके दिखाई, होमवर्क आपका, ठीक है। इसके बाद कहता है ये एक एनबीएफसी हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से कह रहा है कि प्रोविज़न बना के दीजिए, कितना प्रोविज़न होगा। तो हमें परसेंटेज याद है, अप टू 12 मंथ नील। इसके बाद आपके पास में 10, 40, 70 इस तरीके से, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका इलस्ट्रेशन नंबर मैंने 3 करवाया, उसके जैसा ही सेम टू सेम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी सेम, तो आपके लिए ये भी होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है, जो कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 आई थिंक करवाया, जो आपका नॉन सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक हो। तो इसे खुद से आप ट्राई कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो इलस्ट्रेशन मैंने करवाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एनबीएफसी पूरे का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये नोट्स में जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से अगर आपको ज़रूरत है तो डाउनलोड कर लीजिएगा।